आज हम करेंगे 8th क्लास की हिस्ट्री का थर्ड लेसन, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव। गांवों पर किसका शासन? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने धीरे धीरे भारत के सारे राज्यों पे अपना कब्जा कर लिया था। उसके विषय में जानेंगे कि किस प्रकार उसने पहले जो ग्रामीण क्षेत्र है उस पर अपना कब्जा जमाया। कंपनी दीवान बन गई। कंपनी दीवान बन गई इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी है उसके हाथ में सारी सत्ता, सारी शक्ति कंपनी के हाथ में आ गई। पहले जैसे राज्यों में क्या होता था, नवाब होते थे, राजा महाराजा होते थे, सम्राट होते थे, उनके हाथ में सत्ता होती थी और भी बहुत सारे अधिकारी होते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो ईस्ट कंपनी मतलब कौन सी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेजों की कंपनी थी, उसने क्या किया, अब वो दीवान बन गई। दीवान बनने का मतलब क्या होता है कि अब सारे के सारे अधिकार उसके हाथ में आ गए। 12 इसमें जो मैंने अंडरलाइन कर रखा वो इस लेसन के मेन मेन पॉइंट्स है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। उसके अलावा जहां पर भी मुझे लगेगा कि आपके इस लेसन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, जो भी बताने के लिए, जो बताने लायक है, वो भी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। जहां जहां मुझे इसका लगेगा कि महत्वपूर्ण है कोई जो है इसमें लेसन में कोई बात, तो मैं वो आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगी। ऐसा नहीं है कि जो मैंने अंडरलाइन किया मैं उसी को बताऊंगी। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो बंगाल है उसका जो अधिकार था बंगाल पर, वो किसी बादशाह का होगा, मुगल बादशाह का होगा। अब उसने क्या किया, 1765, डेट देखिए, 12 अगस्त 1765 में क्या हुआ, जो मुगल बादशाह था उसने क्या किया, जो बंगाल है मतलब बंगाल का दीवान, मतलब क्या हुआ कि बंगाल का सारा अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। जैसे आप ये देखिए, ये फोटो देखिए, इसमें क्या दिख रहा है कि ये देखिए, 1765 में जो उस समय जो कंपनी का जो सारा का सारा मतलब कंपनी दीवान बनी, कंपनी के हाथ में ही सारी शक्ति आ गई। और मुगल बादशाह ने क्या किया, जो बंगाल था उसको कंपनी को दे दिया उसके सारे अधिकार। अब बंगाल पर किसका अधिकार हो गया? उस समय एक अंग्रेज अधिकारी थे, रॉबर्ट क्लाइव। कब? जब ये सारा का सारा अधिकार कंपनी को दिया गया, किसका? बंगाल का। तो ये सबसे मेन चीज तो क्या याद रखनी है आपको कि कौन सी डेट की बात है, तो ये 12 अगस्त 1765 की बात है। इस दिन मुगल बादशाह ने रॉबर्ट क्लाइव जो था, जो अंग्रेज अधिकारी था, उसको बिहार और उड़ीसा उसकी दीवानी दे दी। मतलब धीरे धीरे बंगाल की भी दे दी, बिहार की भी दे दी, उड़ीसा की भी दीवानी दे दी। इसका मतलब क्या हो कि धीरे धीरे जितने भी राज्यों पर नवाबों का अधिकार था, राजाओं का अधिकार था, उन्होंने अपना जो अधिकार था, अपना जो राज्य था, वो किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले कंपनी इनडायरेक्ट शासन चलाती थी। मतलब सीधे, अब मान लो किसी राज्य में कोई नवाब है या राजा महाराजा का शासन चलता है, तो कंपनी उस पर सीधे उस पर शासन नहीं चलाती थी, वो नवाबों के थ्रू, मतलब जो नवाब थे उन पे कंपनी का सीधा संपर्क होता था और उसके अनुसार वो काम करती थी। अब नवाब साइड में हो गए, नवाब ने पूरी जो अपना राज्य था वो किसको सौंप दिया? कंपनी को सौंप दिया। तो अब उस राज्य से संबंधित सारे फैसले कंपनी के पास जाएंगे, उस राज्य का सारा पैसा कंपनी को जाएगा, उस राज्य में रहने वाले लोगों को किस प्रकार रखा जाए रखा जाएगा, कैसे शासन चलाया जाएगा, अब ये सारी जिम्मेदारी बन गई कंपनी की। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, जब उसको राज्य का दीवान ने ऊपर अधिकार मिल गया, तो उसने क्या किया, आर्थिक मामले मतलब पैसे से संबंधित जो मामले थे उसका शासक बन गई। कौन? कंपनी बन गई। अब वो अपनी जमीन का मतलब जो राज्य उसके अंदर आया है, वो, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम ये बात करते हैं कि कंपनी को ये राज्य मिल गया, तो उस राज्य के मिलने का मतलब क्या है कि वो उस जगह वो जमीन मिल गई सारी। जैसे बंगाल है तो बंगाल की सारी जमीन कंपनी की हो गई और बंगाल में रहने वाले लोग भी उसके हिसाब से चलेंगे। तब उसे क्या हुआ, जमीन का शासन चला रहे और आमदनी, आमदनी मतलब जो कमाई होती है उसको भी व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। अब कंपनी का अधिकार तो हो गया राज्यों पर, अब उसको क्या सोचना था कि सबसे पहले तो शासन कैसे चलाया जाए, दूसरा आमदनी,
किस प्रकार पैसे का जुगाड़ किया जाए, इस राज्य से पैसा कमाया जाए, और कितना पैसा जुटाया जाए जिससे कि कंपनी अपने खर्चों को पूरा कर सके। व्यापारी कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वे अपनी जरूरत की चीजें, दूसरा ये कंपनी कैसी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, व्यापारी कंपनी थी, तो ये क्या सोचेगी, इसको ये भी देखना था कि जो जरूरत की चीजें हैं उनको भी खरीदना बेचना, क्योंकि ये कंपनी का काम ही क्या था, चीजों को खरीदना बेचना व्यापार करना, वो काम भी इसका चलता रहे। धीरे धीरे कंपनी को क्या समझ में आया कि उसको सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, और जिनके पास अभी, क्योंकि गांव में अब क्या होता है, उस समय कंपनी को भले ही शासन मिल गया था लेकिन गांव में अब भी बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास ज्यादा शक्ति होती, लोग जिनकी ज्यादा सुनते थे। तो कंपनी को क्या ध्यान रखना था कि इस तरीके से शासन करना कि जिससे कि वो लोग कंपनी का विरोध ना करें। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसे लोगों पर जिनकी लोग मानते थे, जो गांव के मुखिया होते थे, जिनकी गांव में चलती थी, शक्तिशाली जो लोग होते थे, तो कंपनी क्या मतलब कंपनी ने क्या योजना बनाई कि ऐसे लोगों को खत्म तो नहीं किया जा सकता, उनको खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन उनको थोड़ा उनपे नियंत्रण लगाया जाएगा जिससे कि वो लोग कंपनी के विरुद्ध बगावत या विद्रोह ना कर दे। तो देखिए हमने इसमें क्या देखा, दोबारा आपकी रिवीजन करा देती हूँ। पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, गांव में किस प्रकार कंपनी ने अपने शासन की शुरुआत की। जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी सन 1600 ईस्वी में, तो इसका उद्देश्य क्या था, सिर्फ व्यापार करना, ये व्यापार के उद्देश्य से आई थी, यहाँ की चीजों को वहां बेचती थी, ब्रिटेन से यहाँ मंगाती थी, और मुनाफा कमाती थी। उस समय जब ये कंपनी भारत में आई तो भारत में जितने भी राज्य है ज्यादातर में क्या था, राजा महाराजाओं का शासन था। अब ये कंपनी क्या करती थी, ये इसने जो राजा महाराजा जो नवाब थे उनसे अपना संपर्क बना के रखा था, और उनके अप्रत्यक्ष शासन, मतलब ये नवाबों से अपना संपर्क बना के रखती थी, और उनके हिसाब से नवाब, क्योंकि प्रजा राजा की मानती है, कंपनी कंपनी की बात राजा मानते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, 1765 ईस्वी तक आते आते क्या हुआ कि विभिन्न जो बादशाह थे उन्होंने क्या किया, एक एक करके अपने राज्यों की दीवानी, दीवानी का मतलब होता है उसके अधिकार, सब कंपनी को दे दिए। अब कंपनी को अधिकार में सारा राज्य आ गया, राज्य आने का मतलब है उस राज्य की जमीन भी उसके हाथ में आ गई और उस राज्य में रहने वाले लोग भी उसके हाथ में आ गए। अब उसको क्या देखना था कि इस तरीके से शासन किया जाए, सबसे पहले तो राज्य से पैसा कमाया जाए, क्योंकि खर्चे पूरे करने के लिए पैसा चाहिएगा। दूसरा इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये कंपनी व्यापारिक उद्देश्य के लिए आई थी, इसका उद्देश्य था सामानों को खरीदना और बेचना, वो काम भी चलता रहे। इसके लिए इसको क्या ध्यान में रखना था कि गांव में अब भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी गांव में चलती है, जिनकी लोग मानते हैं, तो उन लोगों को खत्म तो नहीं किया जा सकता लेकिन उन लोगों पर भी थोड़ी पाबंदी लगाई जाए जिससे कि वो लोग आने वाले समय में कंपनी का विरोध ना कर दे। फिर आता है कंपनी की आमदनी, कंपनी की कमाई। 1865 से पहले जो कंपनी है वो क्या करती थी, ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। पहले सोने और चांदी का आयात करती थी ब्रिटेन से और उसके बदले सामान खरीदती थी, क्योंकि नगद राशि जो होती है, पैसा इनके पास इतना था नहीं। अब जब इनको बंगाल का अधिकार मिल गया, बंगाल की दीवानी मिल गई, इसके पास पैसा भी आ गया, लोगों पे राजस्व लगा के, टैक्स लगा के इसने पैसा भी कमा लिया। अब वो पैसे से बहुत सारी चीजें खरीदने लगी। अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब ये बात तय हो गई कि जो बंगाल है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत संकट में है। क्यों? क्योंकि कंपनी जो थी वो अपना फायदा सोचती थी, कारीगर जो थे वो गांव छोड़ के जाने लगे, क्योंकि उनको बेचारे को पूरा साल वो मेहनत करते थे, उनसे सस्ती कीमत पे चीज ली जाती थी और कंपनी आगे और ज्यादा मुनाफा कमा के उसको बेच देती थी। तो ये क्या करेंगे, ये गांव छोड़ के जाने लगे। किसान अपना लगान नहीं चुक किसान जो थे, लगान मतलब होता है टैक्स, कर, किसानों पे बहुत सारा टैक्स लगा रखा था जिसके पास कंपनी से पैसा आता था, इसी से तो कंपनी की कमाई हो रही थी। किसान लगान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि देखो किसानों के हाथ में क्या होता है, किसानों के हाथ में मेहनत करना है, वो पूरा साल बेचारे मेहनत करते हैं, लेकिन अकाल पड़ जाए, सूखा आ जाए, फसल खराब हो जाए, तो वो उतना कम नहीं कर पाते। वो जो सोच के चलते हैं कि उनको साल में इतना
उनका उत्पादन होगा, इतनी फसलों का उत्पादन होगा, लेकिन अगर फसल खराब हो जाती है तो वो नहीं हो पाता। लेकिन जो लगान देना है वो तो देना ही था, उसमें कमी थोड़ी हो सकती है अगर फसल खराब होगी तो किसान भी परेशान थे, उत्पादन कारीगरों का भी उत्पादन गिर रहा था, खेती भी चौपट हो रही थी। ऊपर से 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, सन 1770 में, और इससे क्या हो गया, एक तिहाई लोग, करोड़ों में लोग मर गए। तो बंगाल की हालत बहुत बुरी थी। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आता है। चार्ल्स कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा नहीं, कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त। ये कौन था? ये उस समय का गवर्नर जनरल था। अंग्रेजों के समय में कौन था? गवर्नर जनरल था। ये क्वेश्चन आता है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? चार्ल्स कॉर्नवालिस इसका आंसर आएगा। या चार्ल्स कॉर्नवालिस ने क्या लागू किया? स्थायी बंदोबस्त। ये कौन था? ये गवर्नर जनरल था भारत का उस समय का। खेती में सुधार की जरूरत, अब क्या था? अब उनको लगा, किसको? कंपनी को, कि खेती में सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि खेती में अगर सुधार होगा तो इससे इनकी कमाई भी बढ़ेगी। अब सुधार कैसे किया जाए? तो इसने क्या किया, सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजा और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। कंपनी ने क्या किया? स्थायी बंदोबस्त लागू किया। अब ये स्थायी बंदोबस्त क्या है? इसमें क्या होता था, जो राजा और तालुकदार थे, जो राजा थे और जो तालुकदार होते हैं, उनको बड़े बड़े जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी, मतलब बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक बना दिया इनको। और इनको क्या काम दिया कि वो किसानों से लगान वसूल करेंगे, टैक्स लेंगे मतलब। और वो जो टैक्स वसूल करेंगे किसानों से, तो कंपनी सीधे किसानों से नहीं लेगी, किसानों से लेंगे ये जमींदार। जमींदार कौन? जो राजा है। ये किसानों से टैक्स लेके किसको देंगे? कंपनी को देंगे। और एक फिक्स राशि होगी कि इतना पैसा मिलना ही मिलना है। कंपनी ने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है, फिक्स कर दिया पैसा, कि इतना पैसा लगान के रूप में देना ही देना है। इसका मतलब लेकिन क्या था, कि इसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, ये पैसा इतना ही रहेगा, जितना टैक्स देना है कंपनी को उतना ही रहेगा, ना तो उसमें कमी की जाएगी ना उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। अंग्रेजों ने क्या सोच के किया था, कि इससे उन्हें मतलब फिक्स पैसा मिलता रहेगा। कंपनी ने क्या देखा, कि ऐसा ना हो कभी मान लो अकाल पड़ गया, कुछ और दिक्कत आ गई, तो हो सकता है किसान लगान ना दे। लेकिन जब बंदोबस्त जो उसने किया, स्थायी बंदोबस्त कर दिया, तो वो फिक्स हो गया पैसा, चाहे कोई भी दिक्कत हो लेकिन पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। और क्या होगा, जो जमींदार है वो क्या करेंगे, वो किसानों से टैक्स लेंगे, फिर उस टैक्स को राजा को देंगे, तो कुछ बीच में ये भी कमाएंगे। इससे क्या होगा, ये खेतों में भी और अच्छा सुधार करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जमींदारों को क्या होगा, कि वो अगर जमीनों में ज्यादा सुधार करेंगे तो टैक्स वो सॉरी कमाई ज्यादा होगी। लेकिन अंग्रेजों को तो उतना ही देना है ना, वो राजस्व, उसमें तो बढ़ोतरी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उन्होंने फिक्स कर दिया है। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा हुआ। जमींदारों ने जमीन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई पैसा खर्च नहीं किया जमीन के सुधार के लिए। दूसरा, कंपनी ने पहले ही से ही इतना ज्यादा टैक्स, इतना सारा राजस्व तय कर रखा था, कि वो बहुत ज्यादा था, उसको चुकाने में परेशानी हो रही थी। जो जमींदार नहीं दे पा रहे थे, उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, उनकी जमीनों की नीलामी कर दी जाती थी। इसलिए क्या हुआ, जमींदारों ने क्या किया, जमीन की बेहतरी में, जमीन के सुधार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उनको वो दिलचस्पी तो जब दिखाएंगे जब उनको कुछ फायदा होगा। एक तो उनको लगान इतना सारा तय कर रखा था, वो लगान देने उनको लिए मुश्किल हो रहा था, बेचारे नहीं दे पा रहे थे, जमीन छीन ली जाती थी, उनकी नीलाम कर दी जाती थी, तो सुधार कहां से करेंगे, जमीन में हो ही नहीं पा रहा था। कुछ लोगों ने क्या किया, ये जो स्थायी बंदोबस्त था, इसके शुरुआती सालों में कई लोगों ने अपनी जमीनें गंवा दी, कई की बिक गई, कईयों की नीलाम कर दी। दूसरा, गांव में किसानों को, जो गांव में किसान थे, उनको ये व्यवस्था बहुत दमनकारी, दमनकारी का मतलब होता है अत्याचार करने वाली दिख रही थी। एक तो जो टैक्स दिया जाता था वो बहुत ज्यादा था। दूसरा, जमीन पर भी ऐसा नहीं था कि उनका अधिकार है, हो सकता है कंपनी का जब मन आए वो किसानों से छीन के किसी और को दे दे, तो वो भी फिक्स नहीं थी।
किसानों को खेती करने के लिए बड़े बड़े साहूकारों से पैसा उधार लेना पड़ता था, और अगर वो पैसा नहीं दे पाता था तो उस पे भी और ब्याज लगता था। तो कुल मिला के क्या था, किसानों की हालत भी बुरी थी। इसमें एक शब्द आया है महल। ये वो महल नहीं है, राजा का महल वो नहीं है। इसका मतलब क्या है महल का? ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांवों का एक समूह होती थी। टैक्स वसूल करने की एक इकाई थी महल। अब देखिए, इसमें से हमारा, मैं आपको साथ साथ रिवीजन इसकी करवा रही हूँ। ये देखिए, इसमें जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। जैसे देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसको प्राप्त हुई? तो आंसर आएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? तो इसका आंसर आएगा सन 1765 में। उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है इसमें, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। कब किया? 1793 में। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त क्या है? स्थायी बंदोबस्त क्या है? देखिए, मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार, एक लाइन में इसका मतलब। स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है? एक तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि ये जो व्यवस्था है 1793 में शुरू हुई थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे शुरू किया था। स्थायी बंदोबस्त जमीन से जुड़ी हुई ये व्यवस्था। इसका मतलब है कि विभिन्न राजाओं को और ताल्लुकदारों को बड़े बड़े जमींदारों के रूप में स्थापित कर दिया था कंपनी ने, जमींदार बना दिया था उनको। स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो राजस्व है, जो टैक्स है, जो कर है, उसको स्थायी कर दिया, फिक्स कर दिया। किसके लिए? जमींदारों के लिए, कि उनको इतना टैक्स कंपनी को देना ही देना है, ना वो कम किया जाएगा ना वो बढ़ाया जाएगा। तो जमीन के राजस्व से संबंधित जो व्यवस्था लागू की गई, स्थायी व्यवस्था जिसको कहा जाता है, कि वो उतनी ही रहेगी, उसको ना कम किया जाएगा ना ज्यादा, उसको कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। तो ये पूरा पैराग्राफ अगर क्वेश्चन आता है आपका स्थायी बंदोबस्त क्या है, तो आपको यहाँ से शुरू और ये सारा इसका लिखना पड़ेगा। फिर आता है एक नई व्यवस्था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना। अब क्या हुआ, कंपनी को ये चीज समझ में आ गई कि जो स्थायी बंदोबस्त है, जिसको हमेशा के लिए स्थायी किया गया है, जिसके लिए कहा गया है कि उसको कभी भी बढ़ाया घटाया नहीं जाएगा, उसमें थोड़ा चेंज करना होगा। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया कि उसमें थोड़ा परिवर्तन लाए। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की जरूरत हो, तो वह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे? कंपनी ने क्या सोचा कि अगर ये बंदोबस्त जो है, स्थायी बंदोबस्त है, इसको स्थायी रखेंगे, इसमें कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा, और आगे हमें किसको, कंपनी को ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वो इसको तो बढ़ा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो राजस्व है, टैक्स है, तो स्थायी कर दिया है। तो इसको सोच के उन्होंने क्या किया, थोड़ा चेंज करना होगा उसमें। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, ये मान लीजिए आप आज का जो यूपी है, उत्तर प्रदेश, उसमें एक हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। अब एक नई व्यवस्था, जो ये स्थायी बंदोबस्त था, इसमें कंपनी को क्या लगा कि आगे अगर हमें पैसे की जरूरत ज्यादा होगी तो हम टैक्स नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उन्होंने एक चेंज किया। उसमें क्या चेंज किया और किसने किया? हॉल्ट मैकेंजी जो थे, उन्होंने 1822 में एक व्यवस्था लागू की। 1822 में किसने? हॉल्ट मैकेंजी ने। उन्होंने, मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। इसने पहले क्या किया, इसने आदेश दिया कलेक्टरों को कि वे सारे गांवों में घूमे, क्या देखे कैसी जमीन है, कितनी जमीन है,
वहां के रहने वाले लोग किन किन रीति रिवाजों को मानते हैं। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या गांव समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। और क्या कहा कि गांव के एक एक खेत के पहले से ही अंदाजा लगाए, पहले से क्या अंदाजा लगाए कि कितना हमें राजस्व मिल सकता है यहाँ से। लेकिन इसको स्थायी नहीं करेंगे अब की बार, उसमें धीरे धीरे टाइम पड़ने पर उसमें परिवर्तन भी किया जाएगा। और अब क्या किया, इसमें क्या चेंज आया, पहले राजस्व कौन इकट्ठा करता था, जमींदार करता था और वो देता था कंपनी को। अब क्या कहा, जमींदार नहीं इकट्ठा करेगा, अब जो राजस्व है उसको जमींदार नहीं लेगा, उस राजस्व को कौन लेगा, गांव का मुखिया, जो गांव के लोग आपस में अपने किसी को मुखिया बना देते ना, वो करेगा। और इस व्यवस्था को नाम दिया महालवारी बंदोबस्त। इस व्यवस्था को नाम दिया महालवारी बंदोबस्त। देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, महालवारी बंदोबस्त क्या है, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको इसमें लिखना है। इसको मैं बता देती हूँ इजी करके। इससे पहले आपने पढ़ा स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था, 1793 में शुरू किया था। स्थाई बंदोबस्त क्या था कि जो टैक्स है उसकी जिम्मेदारी कंपनी ने जमींदारों को दी, और जमींदार किसको बनाया गया था, बड़े बड़े राजाओं को। अब स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या है कि जो राजस्व है, जो टैक्स है, वो फिक्स रहेगा, ना उसमें कम होगा ना वो ज्यादा होगा। ये हो गया स्थायी बंदोबस्त। अब धीरे धीरे कंपनी को क्या लगा कि अगर ऐसा हुआ और हमें कभी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ी तो हम तो टैक्स बढ़ा ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कुछ चेंज किया, एक नई व्यवस्था वो लेके आए जिसका नाम है महालवारी बंदोबस्त। सबसे पहले तो ये कौन लेके आया, मैकेंजी जो था, हॉल्ट मैकेंजी जो था, वो लेके आए 1822 में, इसको लागू किया। इसका मतलब क्या था, गांव का दौरा किया गया, अंदाजा लगाया गया कि इस गांव के एक एक जगह से कितना राजस्व, कितना टैक्स आ सकता है। इसमें क्या था, फिक्स नहीं होगा, टैक्स को कम ज्यादा किया जा सकता है। और अब ये जो टैक्स था वो जमींदार नहीं लेंगे, अब वो कौन लेंगे, गांव के जो मुखिया है उनसे लिया जाएगा। इसको कहा गया महालवारी बंदोबस्त। अब ये ध्यान रखिए, साइड में देखिए, मद्रास का गवर्नर कौन था, टॉमस मुनरो। कब था, 1819 से 1826 के बीच में। मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो, 1819 से 1826। अब आ गई मुनरो व्यवस्था। अब आइए तीसरी व्यवस्था। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में जो स्थायी बंदोबस्त की जगह एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा, वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यह व्यवस्था लागू हो गई। अब मुनरो जो व्यवस्था है उसको, मुनरो मुनरो जो थे वो अभी मैंने आपको बताया 1819 से 1826 के बीच मद्रास के गवर्नर थे। मद्रास किसके थे ये, मद्रास के गवर्नर थे टॉमस मुनरो, 1819 से 1826 के बीच। और इनसे जुड़ी व्यवस्था कौन सी, रैयतवार, रैयतवारी व्यवस्था। अब ये रैयतवारी व्यवस्था क्या है, ये क्या है, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। रैयतवारी, रैयत मतलब किसान, तो डायरेक्ट किसानों से संपर्क होगा। अब टैक्स किससे लिया जाएगा, सीधा किसानों से। तो इसमें क्वेश्चन आता है आपका, रैयतवारी व्यवस्था क्या है, तो आपको ये पूरा लिखना होगा। अब तीनों में अंतर देखिए, हमने देखा इसमें तीन व्यवस्था आई है अंग्रेजों के समय में। सबसे पहला जो आया है वो आया है स्थायी बंदोबस्त। मतलब कंपनी टैक्स लेगी, किससे लेगी, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू की, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त क्या था, कंपनी ने बड़े बड़े जो राजा थे उनको जमींदार बना, जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी, और उनको कहा कि वो किसानों से टैक्स लेंगे, जमींदार, वो टैक्स किसको देंगे, कंपनी को देंगे, और जो टैक्स लिया जाएगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, ना कम होगा वो ना ज्यादा होगा। इसको कहते हैं स्थायी बंदोबस्त।
अब आता है हमारा महलवारी बंदोबस्त। इसकी शुरुआत किसने की? होल्ट मैकेंजी जो थे उन्होंने 1822 में। ये क्या व्यवस्था थी? जमींदार को हटा दो और जमींदार के बदले टैक्स कौन लेगा? गांव के मुखिया। बस इसमें इतना अंतर है। और दूसरा अंतर क्या है? टैक्स को ऐसे नहीं फिक्स होगा, उसको कम ज्यादा भी किया जा सकता है। अब आगे मुनरो व्यवस्था। टॉमस मुनरो जो था वो मद्रास का गवर्नर था। टॉमस मुनरो मद्रास का गवर्नर था 1819 से 1826 के बीच। इसने चलाई रैयतवारी। रैयत मतलब किसान, मतलब डायरेक्ट किसानों से अब टैक्स लिया जाएगा। तो ये होगी रैयतवारी व्यवस्था। यूरोप के लिए फसलें। देखिए, भारत में बहुत सारी फसलें किसानों से उगाई जाती थी, जो जो ये कंपनी थी दूसरे देशों में उनको निर्यात करके पैसा कमाती थी। जैसे बंगाल में क्या होता था? पटसन ज्यादा होता था। बंगाल में पटसन, असम में चाय, यूपी में गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास। मतलब क्या हुआ? पंजाब में गेहूं भी था और पंजाब में कपास भी था। मद्रास में चावल। ये चीजें उगाई जाती थी। अब ये देखिए, ये दो चित्र दे रखी है, इनमें दोनों में क्या चीज कॉमन है? एक नीले रंग का प्रयोग किया गया, नीले। ये होती थी नील। इसकी खेती होती थी हमारे भारत में। और ये जो नीला रंग दिखाई दे रहा है, ये किससे निकाला जाता था? एक नीम नाम का पौधा था, उससे निकाला जाता था। भारतीय नील की मांग जो थी, भारत में जो ये नील उगाया जाता था, इसकी मांग दूसरे देशों में बहुत ज्यादा थी। इसकी ये महंगा भी बहुत होता था। और ये होता कहाँ था? उष्ण कटिबंधीय इलाके, जैसी जलवायु भारत की है ना, उन्हीं इलाकों में ज्यादा होता था ये। इसलिए क्या किया, जो यूरोप की फैक्ट्री के मालिक थे उन्होंने क्या किया, बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड, वोड नाम का एक पौधा था, जो कहाँ होता था? शीतोष्ण क्षेत्र में, यूरोपीय देशों में उगता था ये पौधा। यूरोप में आसानी से मिल जाता था। और उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ, मतलब इसने क्या, पहले सिर्फ भारत में नील की खेती होती थी, जो नीला रंग अभी आपको मैंने बताया। अब एक बोर्ड जो था उसके पौधे की खोज की गई, जो इन देशों में पाया जाता था। और यूरोप के जो बोर्ड उत्पादक थे ना, जो इसका उत्पादन करते थे, जो ये बैंगनी रंग का होता था, नीला और बैंगनी रंग का, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो नील है, भारत पे जो नील है, नील का आया था, उस पे रोक लगा दो और इसका प्रयोग किया जाएगा, बोर्ड का। लेकिन जो कपड़े कपड़े को रंगने वाले लोग होते थे, वो हमारे देश में जो नील जाती थी उसको ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि जो बोर्ड से मिलता था वो थोड़ा सा फीका फीका सा होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, कैरिबियन द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग, धीरे धीरे भारत की देखा देखी बहुत सारे देशों में लोग नील की खेती करने लगे और बहुत सारे नील के बागान धीरे धीरे बन गए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? एक तो किस राज्य में कौन सी फसल ज्यादा उगाई जाती थी? जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यूपी में गन्ना, पंजाब में गेहूं, और पंजाब में और क्या, कपास भी है। और कपास का है महाराष्ट्र में भी है। मद्रास में चावल। भारतीय नील की मांग क्यों थी? सीधा साधा क्वेश्चन बनता है इसमें, सीधा सा, भारतीय नील की मांग क्यों थी? तो आपको एक पूरा पैराग्राफ लिखना होगा इसमें। उसके बाद आता है 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर उस समय बंगाल में सबसे ज्यादा नील जो था वो पैदा किया जाता था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का इससे पहले केवल 30% था, जो धीरे धीरे बढ़ के 95, मतलब अब नील का उत्पादन भारत के राज्यों में बढ़ने लग गया। जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके जो ऑफिसर थे, जो अफसर थे बड़े बड़े, उन्होंने क्या किया, वो नील के उत्पादन में पैसा लगाने लगे, क्योंकि उनको फायदा दिखता था कि इसमें पैसा लगाएंगे तो ज्यादा बचत होगी, नील महंगा बिकता था। तो भारत में
लोगों को इस खेती के लिए ज्यादा राजी खुश करने लगे कि नील की खेती की जाए। और कई लोगों ने तो अपनी नौकरियां ही छोड़ दी, इस नील पे ही ज्यादा जो नील का उत्पादन था उस पर ही अपना पैसा लगा दिया, क्योंकि उनको इसमें बचत दिखती थी कि इसमें ज्यादा मुनाफा है। अब आता है नील की खेती कैसे होती थी। नील की खेती कैसे की जाती थी। नील की खेती के दो तरीके होते थे, एक तो निज और एक होता रैयती। निज का मतलब होता है खुद करना, अपने हाथ में जिम्मेदारी लेना। रैयती मतलब किसानों का। ठीक है। तो नील की खेती दो तरीके से होती थी, निज और रियायती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी जमीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। नील की खेती के दो तरीके थे। जो पहला तरीका है निज, उसमें क्या होता था, बागान के जो मालिक जो नील का उत्पादन कर रहे हैं वो खुद डायरेक्ट अपना उत्पादन करते थे, मतलब अपनी खुद की जमीन होती थी या जमीन को खरीद लेते थे, नील उगाते थे, मजदूरों को काम पे लगा देते थे, मतलब उनका खुद की मेहनत होती थी। लेकिन बगान मालिकों को क्या समस्या आई। एक तो उनको जमीन नहीं मिल रही थी, क्योंकि नील की खेती सिर्फ उपजाऊ जमीन पे की जाती है। जमीन मिलती थी तो कई बार ऐसे भी हो सकता था कि भाई जमीन उपजाऊ ना हो, जबकि नील की खेती के लिए जमीन उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरा, जनसंख्या इतनी ज्यादा थी कि छोटी मोटी जमीन वो खरीद पाते थे, जबकि इसके लिए बड़े बड़ी भूखंडों की, मतलब ज्यादा मात्रा में जमीन चाहिए। ये दिक्कत थी। दूसरा, काम कराने के लिए मजदूर चाहिए। मजदूर मिलना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि ज्यादातर मजदूर क्या करते थे, खेतों में जब उस समय चावल की कटाई होती थी, धान की जो खेती होती थी उसमें वो बिजी रहते थे। बहुत सारे हल की जरूरत भी होती थी नील की खेती के लिए। तो इसके लिए बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। अब आता है रैयती। ये क्या होता था, इसमें जो रैयत वाली व्यवस्था, इसमें क्या करते थे, जो बगानों के मालिक है वो मजदूरों सॉरी रैयतों के साथ, किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते थे, समझौता करते थे। और कई बार क्या करते थे, जो गांव के हेड होते थे, गांव के जो मुखिया होते थे, उन पे प्रेशर डालते थे समझौते के लिए, जिससे कि जो किसान है वो समझौते पे हस्ताक्षर कर दे। वो क्या करते थे, नील की खेती उगाने के लिए जो भी खर्चा होता था, बागान के जो मालिक होते हैं वो किसानों को सारा पैसा देते थे, कर्जा देते थे। और जो कर्जा लेता था, मतलब किसान, उसको क्या करना होता था, 25% जमीन पर ये किसकी, नील की खेती करनी होती थी उसको, क्योंकि उसने कर्जा लिया है। उसके जितने भी उपकरण होते थे, बीज और जो भी उपकरण खेत में काम करने के लिए चाहिए, वो सब उसको दिया जाता था। पैसा बागान के मालिक देते थे, और जिम्मेदारी बीज बोना, मेहनत करना, पूरा साल उसकी देखभाल करना, वो जिम्मेदारी किसानों की होती थी। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी, तो जैसे फसल तैयार हुई, बागान मालिक को फसल सौंप दी और उसको नया कर्जा मिल जाता था, और ऐसे ही ये चक्र घूमता रहता था। तो इसमें हमने क्या देखा, निज की खेती के दो तरीके देखिए, निज और रैयती। निज मतलब बगान मालिक खुद बंदोबस्त करते थे, खुद जमीन खरीदते थे, खुद मजदूर लगाते थे और सारी देखभाल खुद करते थे, उनकी जिम्मेदारी होती थी जब वो नील की खेती करते थे। रैयती मतलब किसानों पर एक समझौता किया जाता था, उन पे उनके साइन कराए जाते थे। जो किसान राजी नहीं होते थे, उनको जो गांव के मुखिया होते थे, उनके द्वारा उनको राजी करवाया जाता था। इसमें क्या होता था, किसानों को कुछ पैसा उधार दिया जाता था नील की खेती के लिए। जब वो फसल तैयार हो जाती थी, तो वो बगान के मालिकों को सौंप देते थे और उसको नया कर्जा मिल जाता था, और यही व्यवस्था चलती रहती थी। गुलाम कौन होता है, ऐसा व्यक्ति जो किस गुलाम का मतलब क्या होगा कि किसी का नौकर होना, उसका मालिक जो कहेगा उसको वही करना होगा। उसके बाद आता है नील विद्रोह और उसके बाद।
मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। 1859 में लोगों ने क्या किया, नील की खेती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि एक तो उनकी जमीन बंजर हो जाती थी जहाँ पे नील की खेती होती थी, क्योंकि ये जो नील की खेती है ये ऐसी जमीन पे होती थी जो बहुत उपजाऊ थी। दूसरा, किसान बेचारे कर्जा लेते थे, पूरा साल मेहनत करते थे, उसके बाद उनको कोई बचत भी नहीं होती थी। तो लोगों ने विद्रोह किया कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। फैक्ट्रियों पे हमला करने लग गए, औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी, हर तरीके से बहिष्कार किया गया। जो वसूली करने आते थे ना नील की खेती होने के बाद, गुमाश्ता होते व्यापारी, जो कंपनी के व्यापारी होते थे, जो पैसे वो नील की खेती के बाद वसूली करने आते थे, उनकी पिटाई की गई। लोगों ने कह दिया ना तो हम कर्ज लेंगे और ना ही हम नील की खेती करेंगे। अब क्या हुआ, 1859 में नील रैयतों को, मतलब नील की खेती करने वाले किसानों को लगा कि जो बागान मालिक है उनके खिलाफ जब बगावत होगी तो उनको, जो छोटे छोटे सब जमींदार है और जो गांव के हेड है, गांव के जो मुखिया है, वो भी उनका सपोर्ट करेंगे, उनका भी उनको समर्थन मिलेगा। बहुत सारे मुखियाओं ने खुद किसानों पे प्रेशर बना के उनसे साइन करवाए थे नील की खेती के लिए। तो कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव गांव घूमने लगे। जमींदार ने भी दिखाया कि हम भी किसानों के साथ हैं। जमींदार भी क्योंकि परेशान हो चुके थे कि जो बागान मालिक है उनकी ताकतें बढ़ती जा रही है, लोगों पे अत्याचार हो रहा है, जमींदारों पे भी अत्याचार हो रहा था, उनको भी अपनी कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था किसी भी काम में। सब परेशान थे, किसान भी, मजदूर भी, जमींदार भी, तो सबने विरोध किया। उसके बाद क्या हुआ, जो किसान थे उनको क्या लगा कि सरकार जो है वो उनकी परेशानी से खुद भी परेशान है। मतलब किसानों को क्या लगा कि सरकार उनके साथ है, क्योंकि एक मजिस्ट्रेट है एशले ईडन, उन्होंने एक नोटिस जारी किया था जिसमें ये कहा था कि जो किसान है वो, जहां पर भी रैयत शब्द आया उसका मतलब किसान है, कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए, कि उनको जो नील के लिए उनको समझौते पे साइन कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है वो नहीं किया जाएगा। लोगों ने क्या सोचा कि जो रानी है, रानी जो विक्टोरिया है, इसका मतलब सरकार, उसने हुक्म दे दिया है कि हम नील की खेती ना करें। लोगों में और जोश आ गया, और ज्यादा विद्रोह किया उन्होंने। अब क्या हुआ, जो बागान मालिक थे वो बिहार पर, अब उनका ध्यान गया बिहार की ओर। वहां पे बनावटी रंग जो होते हैं, कृत्रिम रंग, जो वैसे बनाए जाते हैं लोगों द्वारा, मतलब प्राकृतिक खेतों में नहीं उगाया जाता इसको, ये बनाए जाते हैं, उसका प्रयोग किया। और ये जो नील व्यवस्था है, जो रैयत वाली व्यवस्था है, जो नील के उत्पादन से जुड़ी है, यहीं से महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या क्या देखा इस लेसन में। देखिए इसमें बताती हूँ आपको हमने क्या क्या देखा। इस लेसन में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके। रैयत वाली व्यवस्था क्या है, नील की खेती से संबंधित, माहलवारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। ये देखिए इसमें सबसे पहले तो आपको क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या बताया था मैंने कि कंपनी को, कंपनी दीवान कब बनी। उसके बाद हमारा आएगा इसमें स्थायी बंदोबस्त क्या है। ये पूरा आपको इसमें पैराग्राफ लिखना है स्थायी बंदोबस्त से संबंधित। उसके बाद आएगा हमारा महालवारी बंदोबस्त क्या है। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के हाथ में था लगान लेना, इसमें गांव के मुखिया के हाथ में था। फिर आता है मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था क्या थी, डायरेक्ट किसान देंगे जो लगान, जिसको रैयत वाली भी कहा गया। उसके बाद नील का उत्पादन,
इसमें आपको सारा लिखना है। अगर क्वेश्चन आता नील की खेती कैसे होती थी, तो दो तरीके से निज और रैयती। निज मतलब खुद बगान मालिक जो करते थे, रैयती जो किसानों के द्वारा कराया जाता था, जिसको कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता था। तो नील की खेती क्या होती है, नील की खेती कैसे की जाती है, और निज खेती की समस्या, ये सारा आपको करना होगा। इस लेसन को अच्छे से, इस वीडियो को आप सुन लीजिए एक दो बार, पूरा लेसन आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो डाउट आपके मन में रह जाए। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे। तो ये लेसन हमारा यहीं खत्म होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।